Hello everyone, welcome to the new session and first session of PIB analysis. इसमें हम यूपीएससी 2027 के लिए पीआईबी के जितने आर्टिकल्स होंगे डेली हम बहुत छोटे-छोटे वीडियोस में 11, 12 मिनट की 15 मिनट की वीडियोस में डेली हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और यूपीएससी के देखिए 50-60 नंबर आप मान के चलें अगर आप डेली इस सीरीज को फॉलो करते हैं 50-60 नंबर आपके करंट अफेयर के कहीं नहीं गए और ये करंट और स्टैटिक भी यहाँ पे लिंक करके चलेंगे जैसे देखिए एक ही आर्टिकल है तो इसमें पूरी हिस्ट्री भी साथ में एक ही आर्टिकल में कवर की जाएगी तो ऐसा नहीं है सिर्फ पीआईबी हम देखते हैं बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें एक साथ यहाँ पे देखी जा रही है पहला ये आर्टिकल है देखिए 2 अगस्त से हम शुरू कर रहे हैं ये मेरी पहली वीडियो है इस पूरी सीरीज़ की, ठीक है? तो लेट मी ज़ूम इन फर्स्ट तो ये 2nd ऑफ अगस्त के जितने पीआईबी के इम्पोर्टेंट आर्टिकल मुझे दिखे, आजकल क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है तो ये वीडियो थोड़ी लंबी भी होंगी क्योंकि काफ़ी रेज़ोल्यूशंस हैं, काफ़ी सारे पार्लियामेंट में आंसर दिए जाते हैं मिनिस्टर्स के द्वारा जो कि इम्पोर्टेंट बन जाते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। तो देखिए ये पिंगली वेंकैया जी, ठीक है? इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी है, तो अगले साल के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रह जाते हैं ये। जानना इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है आपने कि भैया इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या रहा कि इन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया। यहाँ से सवाल इंडियन नेशनल फ्लैग पे भी आ सकता है, फ्लैग कोड पे भी आ सकता है, बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ से सवाल बन सकता है। फ्लैग कोड पे ऑलरेडी उन्होंने डायमेंशन पूछ ली थी, है ना? उन्होंने पूछ लिया था कि अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया इनमें से कौन-सी डायमेंशन फ्लैग की एप्रोप्रिएट है। 3:2 की डायमेंशन तो हम सबको पता है। उन्होंने डायमेंशन ऐसे पूछ ली थी कि क्या है ना, क्या 450:300 ये डायमेंशन एप्रोप्रिएट है या नहीं? इस तरीके का उन्होंने वहाँ पे पूछ लिया था एक सवाल। ये पीवाईक्यू है आई थिंक 2023 या 24 में आया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में यहाँ से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिए अगले यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में। पहली बात, भई इनको इंस्पिरेशन कैसे मिली कि इंडियन नेशनल फ्लैग इन्होंने डिज़ाइन करना है? ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी में पोस्टेड थे और फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जब ये है ना रिक्रूट हुए तो एकदम से 19 साल की एज में ही इन्हें साउथ अफ्रीका भेज दिया गया क्योंकि वहाँ 2 फेमस वॉर्स हुई है ना? एक बोर वॉर हुई है, एक जुलू वॉर हुई है। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, महात्मा गांधी का इससे क्या लिंक है उनको भी यहाँ पे देखेंगे। बट जब ये बोर वॉर में वहाँ की लोकल कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने ब्रिटिश फ़ौजों के खिलाफ वहाँ पे रिवोल्ट कर दिया था, तो 2 बोर वॉरें हुई लगभग 1902 के आस-पास तक। उसमें ये वहाँ पोस्टेड थे, उसी टाइम इनका महात्मा गांधी जी से भी इंटरैक्शन वहाँ पे हुआ। तो ये वहाँ जब ब्रिटिश यूनियन जैक को सैल्यूट करते थे, इनके मन में बात आई यार हम भी तो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, हमारे पास तो ऐसा कोई ध्वज नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1916 से लेकर के 1921 तक पूरी दुनिया के ध्वज, है ना? वो जो नेशनल फ्लैग्स हैं, ही स्टडीड ऑल ऑफ देम एंड देन ही टाइटल्ड, है ना? ही पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया। यहाँ से वो सवाल बना सकता है कि ये किसने टाइटल किया? ये पिंगली वेंकैया जी ने ये लिखी थी। और फिर इस टाइटल के आधार पे इन्होंने एक खाका तैयार किया एंड ही प्रेजेंटेड इट टू महात्मा गांधी। विजयवाड़ा की जो 1921 की कांग्रेस की मीटिंग थी, वहाँ पे ये प्रेजेंट किया गया और महात्मा गांधी ने कुछ चीज़ें यहाँ पे सुझाई कि अच्छा, बीच में एक आप व्हाइट स्ट्रिप लगाओ और उसमें एक चरखा भी लगाओ, ये महात्मा गांधी का एडिशन वहाँ पे था, ठीक है? तो ये बाद में जाकर के नेहरू के रेज़ोल्यूशन जो कि 22 जुलाई 1947 पे नेहरू जी ने रेज़ोल्यूशन पेश किया, इस रेज़ोल्यूशन के बेसिस पे इसे फिर नेशनल फ्लैग इंडिया का डिक्लेयर कर दिया गया। देखिए यहाँ से सवाल एक ये बनेगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नेशनल फ्लैग मेंशन्ड है किसी आर्टिकल में? हाँ, आर्टिकल 51 ए में। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कहीं मेंशन्ड था? नो, क्योंकि 51 ए जो है आपको मालूम है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। फिर फ्लैग कोड पे या फिर कुछ एक स्टैट्यूटरी रेज़ोल्यूशंस पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये रेज़ोल्यूशन तो मालूम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सवाल यहाँ से ये भी बन सकता है कि भाई साहब इंडिया में इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट करने के लिए जो ब्रॉड रेगुलेशंस कुछ एक हैं, उन पे भी सवाल बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो आइडियल डायमेंशंस है वो 3:2 होगी, ठीक है? 3:2 होगी। ये स्क्वायर शेप में होगा, जो लंबाई होगी वो 3 और है ना, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 के आसपास रहेगा, ठीक है? ये वहाँ पे होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेम्स एंड
वो सिंबल्स प्रिवेंशन ऑफ वो है ना 1950 का एक एक्ट है और फिर नेशनल ऑनर्स एक्ट है। इन दोनों एक्ट में ये बात भी लिखी हुई है कि इंडियन नेशनल फ्लैग को किसी भी रूप में, चाहे वो है ना, नंबर वन तो इंडियन नेशनल फ्लैग अगर आप कहीं पे होइस्ट कर रहे हो तो वो हैंडमेड होना चाहिए और कॉटन का बनाया जाना चाहिए, ये रूल है। दूसरी बात, आप उसे कहीं थ्रो नहीं कर सकते, ओपनली डिस्पोज नहीं कर सकते, फाड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, ओपनली कहीं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उस पे लिटरिंग नहीं कर सकते। इसमें आपको 3 साल तक की कैद होती है, ये भी ध्यान में रखो। तो जितने भी प्रोटेस्ट में इस तरीके के कहीं पे अगर फ्लैग वगैरह लगे हुए हैं और वो है ना, कई प्रोटेस्टर्स ने, मैंने देखा रिसेंट भी कुछ प्रोटेस्ट हुए, उन्होंने फ्लैग को वहीं फेंक दिया। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर फ्लैग ले भी जाने हैं तो इतने इतने कर ले जाओ कि वो वापस भी आ सके, ऐसे आप हर कहीं मत फेंकिए। तो ऑल ऑफ देम वर लायबल टू बी पनिश्ड अंडर नेशनल ऑनर्स एक्ट, ठीक है। तो ये एक बात है, 3 साल तक की आपको वहां सजा हो सकती है। एडिशनली रूल ये भी है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ क्लोथ। आप अपने शर्ट पे भी अगर नेशनल फ्लैग लगा रहे हो, बहुत सारे लोग लगाते हैं, वो भी एक इलीगल बात है। फ्लैग की यहाँ डेफिनेशन सिर्फ वो कॉटन वाले फ्लैग नहीं है। फ्लैग की अगर आप एक पेंटिंग, फ्लैग की अगर आप एक डिस्प्ले, फ्लैग की अगर आप कुछ भी और चीज है ना लगाते हो, अगर आप उसकी इंसल्ट करते हो बाय वर्ड्स एंड बाय एक्शंस, वो भी जो है पनिशेबल है यहाँ पे। तो आपको इन चीजों का ध्यान इसमें रखना है। अब आते हैं बोर वॉर पे। ये बोर वॉर क्या थी भाई साहब, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, 2 वॉर्स हुई वहाँ पे, इसके बारे में उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने इस बोर वॉर के टाइम पे साउथ अफ्रीका में कुछ एम्बुलेंस सर्विसेज जो है रन करी ब्रिटिश फोर्सेज के लिए, बोर फोर्सेज के लिए नहीं, ब्रिटिश फोर्सेज के लिए। पिंगली वेंकैया उन्हीं ब्रिटिश फोर्सेज में से एक हिस्सा थे। तो उसी टाइम जो है ये महात्मा गांधी के कांटेक्ट में भी वहाँ आए थे। ऐसे ही एक जुलू वॉर वहाँ पे हुई लगभग 1906 के आसपास, जुलू अपराइजिंग। वहाँ भी है ना, इसी को बम्बाथा रेबिलियन, ये ज़्यादा फेमस है इंडिया में, ये ज़्यादा फेमस है इंडिया में, बम्बाथा रेबिलियन। तो बम्बाथा रेबिलियन भी वहाँ पे हुआ। तो बम्बाथा रेबिलियन में गांधी का अगेन सेम रोल रहा, इन्होंने एम्बुलेंस सर्विसेज वगैरह वहाँ पे चलाई, ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज, है ना। तो जो इनका टॉल्स्टॉय फार्म फार्म था, अ, उसके जितने लोग थे वो उसमें इन्वॉल्व थे। तो जुलू वॉर मेडल भी महात्मा गांधी को दिया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। आगे आते हैं कमर्शियल कोल माइनिंग पे। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश किया गया है कमर्शियल कोल माइनिंग पे कि भैया इंडिया की आत्मनिर्भर भारत की तरफ जर्नी कैसे जा रही है। देखिए, कुछ एक पहले प्रॉब्लम पढ़ लेंगे, उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ से फैक्चुअल बात वो पूछेगा। अभी भी आज भी इंडिया की 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से जनरेट होती है। फिर भाई साहब, हम सब लोगों ने तो पढ़ा है कि हमारे पास 51% जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है। हमने तो हर जगह पढ़ा है कि अच्छा हमारे पास 51% जो है रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी आ गई है, हम उसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ तो आप बोल रहे हो कि कोल से 70% इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट हो रही है। एक्चुअली बात यह है, जो 51% है ना, ये हमारे पास कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। वो आज के दौर में काम नहीं कर रही है, ये हमारे पास कैपेसिटी है। आज के दौर में एक्टिव जो इलेक्ट्रिसिटी आज भी प्रोड्यूस हो रही है वो कोल से प्रोड्यूस हो रही है, इतनी ज़्यादा, राइट। और मेजॉरिटी कोल जो इंपॉर्टेंट हाई ग्रेड कोल है वो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इंडियन कोल में ऐश कंटेंट ज़्यादा है ना, सल्फर कंटेंट थोड़ा कम है नॉर्मल से। दूसरी बात, 55% जो है इंडिया की प्राइमरी एनर्जी नीड्स वो कोल से ही आज भी फुलफिल की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी जो एनर्जी नीड्स है। ग्लोबल स्टैंडिंग इंडिया 5th लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट है हमारे पास, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है हम, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, राइट। और ये जो है काफ़ी सारे है ना, लगभग 350 के आसपास माइंस हमारे पास है। इन इन बेसिक डेटा से आपसे अच्छा सवाल वो बना लेता है, कई बार पूछ भी लेता है। अब आते हैं एक्चुअली ये कमर्शियल और कैप्टिव कोल माइनिंग में डिफरेंस क्या है। होता क्या है, 2014 से पहले, एक्चुअली 2008-9 से पहले लंबे टाइम तक, इट वाज आफ्टर 1990s की हमने धीमे धीमे डीरेगुलेशन करना शुरू किया। लेकिन 2000s के डेकेड तक भी मोस्ट ऑफ द कोल इंडिया में गवर्नमेंट कंपनियां ही उन्हीं के तहत माइन की जाती थी। 2000 के पूरे डेकेड में गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इसे जरा डीरेगुलेट करते हैं सेक्टर को, और हम कैप्टिव कोल माइनिंग अलाउ कर देते हैं जरा। कैप्टिव कोल माइनिंग क्या थी? कैप्टिव कोल माइनिंग के तहत जो ऐसी एनर्जी कंपनियां हैं, मान लो
टाटा स्टील है, टाटा स्टील को स्टील प्रोडक्शन के लिए अपने कोल फर्नेंस के लिए कोल की जरूरत पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, टाटा स्टील को अपने कोल माइन करने के लिए हम उन्हें कैप्टिव कोल माइन दे देते हैं, लेकिन वो ओपन मार्केट में बेच नहीं पाएंगे। हम उन्हें माइन देंगे ताकि वो अपने लिए माइन कर सके, ओपन मार्केट में बेचेंगे नहीं, उसे हम कहते हैं कैप्टिव कोल माइनिंग। ये जितनी भी बिड्स 2009 तक इशू की गई इस तरीके की, उन्हें एकदम से सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में निरस्त कर दिया। बोला कि भाई ये जितनी भी आपने 1993 से लेकर के मेजोरिटी ये 2000s के डेकेड में हुई है, ये सारी बिड्स है ना, ये जितनी भी एलोकेट किए हैं इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है, और आपने टिकट्स के बेसिस पे और लॉटरी के बेसिस पे ये बिड्स वहाँ पे इरेशनली इशू कर दी। वो सारी की सारी बिड्स इलीगल डिक्लेयर कर दी गई, अनलॉफुल डिक्लेयर कर दी गई। फिर जो है ना, कोल एक्ट में जो है थोड़े अमेंडमेंट किए गए, और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या सोचा, अब गवर्नमेंट ने कोल है ना, हाँ, कोल माइनिंग एक्ट में अमेंडमेंट करके एक वो प्रोविजन ला दिया कि अब प्राइवेट सेक्टर को अलाउ हम कर देंगे माइनिंग करने के लिए, और वो अब ओपन मार्केट में भी सेल कर पाएंगे। इसी को इम्प्लीमेंट किया गया 2020 में। इंडिया में प्राइवेट कोल माइनिंग उसके बाद शुरू कर दी गई, कमर्शियल कोल माइनिंग। इसके तहत जो है सारी मोनोपोली खत्म कर दी गई। अब प्राइवेट कंपनियां भी माइन कर पाएंगी, और वो प्राइवेट प्लेयर्स को ओपन मार्केट में ओपन रेट पे बेच भी पाएंगे। जरूरी नहीं है अब सिर्फ कैप्टिव कोल माइनिंग ही हो। और 100% एफडीआई आज के दौर में कोल के सेक्टर में इंडिया में है। इसी का रिजल्ट है, देखिए इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार 2024 और 2025 में एकदम से देखिए लगभग डबल हुआ है हमारा 2014 से कोल का प्रोडक्शन। तो पहली बार हमने 1 बिलियन मैट्रिक टन का जो है टारगेट अचीव किया है। इससे ज़्यादा हमारा कोल का प्रोडक्शन हुआ है। तो एनर्जी सस्टेनेबिलिटी इससे जरूर बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी पे एक छोटा सा सवाल यहाँ पे है ना। तो एक्चुअली हुआ क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन से एक्ट के तहत, कमेंट सेक्शन में पहले बताइए। एनबीए ने क्या किया, एक ग्रांट रिलीज कर रखी है इंडिया के जो राइस रिसर्च के कुछ एक इंस्टीट्यूट्स। वो ग्रांट हमें याद नहीं रखनी है, हमें यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी है। वो क्या, स्टोरी पहले समझो, हमें याद नहीं रखना है। एक कोई कंपनी थी पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन, हमें याद नहीं रखना है। ये बीज पे रिसर्च करती है। इसने क्या किया, इंडियन राइस की कोई वेराइटी ली और उस पर रिसर्च करके एक इम्प्रूव्ड वेराइटी बना दी। तो भाई साहब ऐसे कई प्रोटोकॉल्स हैं जिनमें नागोया प्रोटोकॉल भी शामिल है ना, जिनमें अभी कन्मिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क भी शामिल है। इन प्रोटोकॉल्स के तहत एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग और रूल बना हुआ है कि जो भी इस तरीके के इंडिजीनियस सोर्सेज से, बायोलॉजिकल सोर्सेज से अगर आप बेनिफिट्स ले रहे हो, तो उस बेनिफिट का एक शेयर आपको लोकल कम्युनिटीज को देना पड़ेगा। तो पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन ने लगभग 8 करोड़ किसे दिया, वो दिया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने आगे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बांट दिया। इट इज एज ए मेजर ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, जो कि नागोया प्रोटोकॉल में भी मेंशन्ड है, और कुनमिंग का जो टारगेट 13 है ना, इसमें भी मेंशन्ड है। आप मुझे बताएंगे 30/30 टारगेट का मतलब क्या है, आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तो यह देखिए, इससे पता हमें क्या चलता है, इससे हमें पता चलता है कि देश में नागोया प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए और कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए नंबर 1 नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। नोडल अथॉरिटी कौन सी है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट। आगे आते हैं, तो ऊझ करके एक मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। रावी रिवर पे ये बना हुआ है, ये है ना, ये पंजाब वगैरह को, यहाँ हर जगह है ना, बहुत सारी जगह, पठानकोट, गुरदासपुर, इनको यहाँ से पानी की सप्लाई भी जाएगी। तो ये रावी रिवर पे बना है ना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ओरिजिन ऑफ रावी रिवर बताएंगे, नंबर 1। नंबर 2 आप मुझे बताएंगे पकलदुल, दुलहस्ती, है ना, और किशन गंगा, ये 3 प्रोजेक्ट कहाँ बने हैं, कौन से रिवर पे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक बहुत ही अलग लेवल का यहाँ पे फैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाला है कि हमने कोई सर्वे कंडक्ट करवाया, हमें नहीं मालूम कौन सा सर्वे है। फिर बोला कि इस सर्वे के तहत जो है ना, इस सर्वे के तहत एक भी मैनुअल स्कैवेंजर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो ये आपकी नाकाबिलियत है। मैं ये जानता हूँ कि मैनुअल स्कैवेंजिंग आज भी चलती है, लेकिन हमें यहाँ से कुछ स्कीमें जाननी है। पहली ये कि नमस्ते स्कीम करके मैनुअल स्कैवेंजर्स के बेनिफिट के लिए लाई गई है, जिसमें क्या क्या प्रोविजन है। देखिए सवाल वो यहाँ से ही पूछेगा कि नमस्ते स्कीम के तहत,
है ना। नमस्ते स्कीम के तहत क्या-क्या प्रोविज़न किए गए हैं। तो पहली तो ये नमस्ते स्कीम मैनुअल स्कैवेंजर के बेनिफिट के लिए है, ताकि उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स दी जाए, है ना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाए और ट्रेनिंग डिवाइसेस दी जाए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिचुएशन की यूनिट्स उनके लिए स्थापित की जाए, प्राइवेट सैनिटेशन सर्विस ऑपरेटर्स पे जो है इस तरीके के कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएँ और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज उनको प्रोवाइड की जाए। यहाँ से वो सवाल पूछेगा कि अच्छा, ये भी इसमें शामिल है क्या? हाँ, है। उनके रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड भी ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट, है ना, प्रिवेंशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के तहत क्या सारी की सारी मैनुअल स्कैवेंजिंग बैंड है? ये भी एक है ना लोगों में एक भ्रांति है। नहीं, सारी की सारी बैंड नहीं है। बैंड कौन-सी है? जो हज़ार्डस मैनुअल स्कैवेंजिंग है, वो बैंड है और जो इनसैनिटरी लैट्रिन है, इनसैनिटरी लैट्रिन क्या हुई? जिसमें गड्ढा नहीं हुआ है। पहले जो है राजा-महाराजा के टाइम पे कैसी लैट्रिन्स हुआ करती थी, वो लैट्रिन है ना, वो अपना जो भी एक्सक्रीटा है वो है ना, वो कर देंगे और फिर वो टीन के डब्बों-डुब्बों में जाता था। उसे है ना नॉर्मली कुछ एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग अपने सिर पे उठा कर के बाहर कहीं फेंकते थे। इस तरीके का भी एक हीनियस ये एक क्राइम था, इनह्यूमन ट्रीटमेंट था कि कुछ ही कास्ट के लोगों को और वो भी बिना चप्पल पहने। आप अगर यूपी से हैं, है ना, ग्रामीण इलाके से हैं, तो आप ये बात समझ पाते होंगे कि किस लेवल का जातिवाद उस वक़्त पे था। बिना चप्पल पहने आपको जाना पड़ता था, है ना? वो टीन सिर पे उठाए हुए, चप्पल भी पहनो तो भी डिसरिस्पेक्ट मानी जाती थी। इस लेवल का ये है ना, ये चलता था, उन्हें कुछ भी पेड नहीं होता था, वो एक तरीके के बंधुआ मज़दूर हुआ करते थे। इस चीज़ को बैन किया गया है, सारी मैनुअल स्कैवेंजिंग को, है ना, मैनुअल क्लीनिंग को बैन नहीं किया गया है। फिर आते हैं कि भैया पीएम अजय करके अजय आदर्श करके एक जो है स्कीम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने और ये ऊपर वाली भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है, नमस्ते स्कीम। तो पीएम अजय जो स्कीम है, ये किस चीज़ के लिए बनी हुई है? जो एससी विलेजेस हैं, है ना? एससी विलेजेस, शेड्यूल्ड कास्ट विलेजेस, तो उनके लिए पीएम अजय करके प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना करके बनाई गई है। इस योजना में अपना कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, 1 मिनट, सॉरी। तो ये जो सेंटर और स्टेट की जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, उन्हीं को कन्वर्ज करने वाली जो है ये एक स्कीम है, उन्हीं के कन्वर्जेंस इसमें सीक किया गया है। यहाँ से सवाल ये भी पूछेगा कि कितने मॉनिटरेबल इंडिकेटर्स, 50 इंडिकेटर्स को ये मॉनिटर करती है कि अच्छा इनका सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ वगैरह ये सब चीज़ें क्या है और इसमें हेल्थ एजुकेशन वगैरह भी आते हैं। ऑब्वियसली आएँगे अगर 50 इंडिकेटर्स है तो। तो अपना इसका कोई आउटले नहीं है, सेंटर और स्टेट की जो एक्जिस्टिंग स्कीम है उसी को इकट्ठा कर लो, नाम बदल के पीएम अजय रख दिया और कुछ नहीं है। सवाल यहाँ से बनेगा भाई साहब, क्यों? क्योंकि इंडिया आजकल 2026 में ब्रिक्स का चेयर है, ठीक है? इससे पहले कौन था? कमेंट सेक्शन में बताएँगे, आगे कौन होगा कमेंट सेक्शन में बताएँगे। ब्रिक्स पे पिछले 3 साल से लगातार सवाल आ रहे हैं, अलग-अलग पेपरों में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ब्रिक्स के अब जो है हाँ 11 है ना? 11 बनने चाहिए ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हाँ, तो 11 कंट्रीज़ हो गई है, ये नई कंट्रीज़ आई है। 2 ई है, इजिप्ट, इथियोपिया, 2 आई है, इंडोनेशिया, ईरान, 1 सऊदी अरेबिया है और 1 यूएई है। तो ये गल्फ की हो गई, ये अफ्रीका की हो गई, ये एशिया की हो गई, इंडोनेशिया, ईरान। याद रह जाएगा, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, मैंने बता दिया। ई स्क्वायर है, जो नई आई है, आई स्क्वायर है, जो नई आई है और एसयू है, सुखोई, है ना? बस ये नई आई हुई है और क्या आपको इसमें याद रखना है? थीम इसकी है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन एंड कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। हमारी थीम भी ब्रिक्स ही है। इनोवेशन, इंडियन ब्यूरोक्रेसी फ्रेजेस बनाने के लिए हमेशा जानी जाएगी। एक क्रेडिट दूँगा मैं भारतीय ब्यूरोक्रेसी को कि ये फ्रेजेस बड़े ऐसे बनाते हैं, मैं मानता हूँ इन्हें लिटरेचर का इन्हें लिटरेचर के अवार्ड मिलने चाहिए, नॉट ब्यूरोक्रेसी के, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक काम में तो ये बस एआई से पिक्चरें डालते हैं और फिर बाकी सब काम कर देते हैं। अच्छा, ये एक रिसर्च पेपर पीआईबी में पब्लिश हुआ था, इंडियाज़ सोलर ग्रोथ एंटर्स न्यू एरा करके। ये मैंने इसमें इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये बहुत लंबा बन जाएगा, है ना? इस पे अलग से एक लेक्चर बनाने की ज़रूरत है और ये आता रहता है। इनका डेली एक रिसर्च पेपर कोई ना कोई पब्लिश होता है, जहाँ से काफ़ी अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कैसा आपको ये वीडियो लगा, ठीक है? और जो लोग नए हैं चैनल पे, भाई साहब ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा
और हमारा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम पिछले 3 साल से चल रहा है। हर साल कम से कम 30-35 क्वेश्चन। इनफैक्ट 2026 हुआ ना, हाँ, 2026 के प्री में भी 35 डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन मैंने एक वीडियो बनाई है, यूट्यूब में जाके देख लेना। बहुत सारे लोगों ने मुझे उसमें बोला कि भाई आप अपना कोर्स सेल करने आ गए, क्योंकि प्री के अगले दिन ही मैंने वो वीडियो बनाई थी। नहीं भाई, कोर्स सेल करने नहीं, प्रूफ देने आया था कि ये देखो मैंने कोर्स आपको बोला, ये बताते हुए कि यहाँ से सवाल बनेंगे, लाइन टू लाइन मैंने वहाँ बताया भी है, ये देख लो यहाँ पे सवाल बने हैं, जा करके आप देख सकते हैं। तो ये हमारा एक फ्लैगशिप कोर्स चलता है, आप एनरोल कर सकते हो उसमें। एक साइंस एंड टेक का भी चलता है हालाँकि, तो अगर हाँ, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो यू कैन जॉइन योर साइंस एंड टेक कोर्स एज़ वेल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट डेली ये सेशन जाएँ, है ना? कभी मेरी बीच में ब्रेक हो जाती है 2-3 दिन की, तो वो सब चीज़ें कवर कर ली जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल, बाय।